हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से आ चुका हूँ अपने एमसीक्यू सीरीज़ के साथ और आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि होंगे गुजकट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और मोस्ट रेलेवेंट जो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 के हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पेन पेपर के साथ रेडी हो जाओ। क्वेश्चन शायद उसको पहले पॉज करके ट्राई करो, फिर उसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। इसी हिसाब से पूरा लेक्चर को आप रिवाइज करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन रैंडमली लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन है टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है रैंडमली रहेंगे। ओके, टॉपिक वाइज नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको पॉज करके आप ट्राई कर लो। तो मैं इसको सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज की बात की है, तो पॉजिटिव चार्ज के हमको परपेंडिकुलर मीन्स समझो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। ठीक है, इसके अंदर से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो हमको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो ध्यान से देखो कि पहला फिगर और इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो पहला फिगर देखोगे ना, तो उसमें क्या है कि इस तरह से फिगर ड्रॉ किया है। तो ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होने को कोई डिस्टेंस चांस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे आर अलग है। तो दो पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो पहला फिगर तो अपना रॉन्ग है। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो डिस्टेंस चेंज कर गया ये दो पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल चेंज कर गया। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है कि उन्होंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या बोलते हैं उसको इंटरसेक्ट करा दिया है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे करेगा? बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन जो है कुछ ना कुछ करेक्ट लग रहा है, उसका रीज़न है। देखो ध्यान से, सी ऑप्शन में किया गया है, समझाता हूँ आपको। देखो सी ऑप्शन में क्या है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं इस तरह से, तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, जिस हिसाब से यहाँ पर भी उन्होंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है। और लास्ट में इस तरह से फिगर ड्रॉ करके उन्होंने एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ किया है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, उस हिसाब से इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। जैसे मान लो यहाँ पर वी ए है तो इस सारे पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए होगा। जैसे मान लो यहाँ पर वी बी है तो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन देखो डिस्टेंस चेंज कर जा रहा है पॉइंट का। पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ऐसा ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर और डिस्टेंस अलग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले लेक्चर देख कर आएँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करें। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको पॉज करके ट्राई करो। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लिखा है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। पहली बात तो इन लोग किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसके बीच में अगर डिस्टेंस डी हो, मान लो इसका एरिया ऑफ प्लेट ए हो, इसके बीच में मीडियम अगर एप्सिलॉन नॉट हो, तो जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के जो होता है मीडियम होता है, यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट रखा है तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके,
तो क्या लिखा है पहली बात, तो कैपेसिटी हमको इंक्रीज करनी है। तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या पहला बोल रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज करोगे। अगर एरिया डिक्रीज कर दोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे ये, तो देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, पर ये भी गलत है, हमको इंक्रीज कराना है। सेकंड क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज कर दो, तो एरिया ऑफ प्लेट अगर इंक्रीज कर दो आप तो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली इस क्वेश्चन से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्या लिखा है ध्यान से, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो आप कांस्टेंट पोटेंशियल बताओ, कोई भी जगह पर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं बताओ। देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है माइनस ऑफ dV बाई dr, ठीक है, मतलब dV बाई dr मतलब पोटेंशियल का डिफ्रेंसिएशन। अगर यहाँ पे ये टर्म जो है आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी टर्म अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो और d बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं कांस्टेंट करता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है बताओ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई नंबर उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, तो कोई कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन आता है 0। इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल जो है कांस्टेंट दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ए ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया तो वो गलत है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द रीजन। अच्छा, इसके अंदर देखो सी ऑप्शन चेक करो, क्या लिखा है कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। अब बताओ सी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। सी ऑप्शन ने बोला है कि देयर कैन बी नो चार्ज। बताओ यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पर इन लोगों ने कैन का वर्ड यूज किया है, मतलब क्या किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर चार्ज ना हो। पहली बात तो बोला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर यहाँ पे कैन की जगह हमेशा मस्ट लिखते हैं ना, मस्ट लिखते तो सी ऑप्शन जो है गलत होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैन लिखा है ना, इसलिए सी ऑप्शन सही है। उसका रीज़न समझो कि यहाँ पर कोई ऐसा केस हो सकता है ना कि अंदर सपोज चार्ज ना हो, जैसे अंदर कोई चार्ज ना हो तो डेफिनेटली चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी ही ना, बिकॉज चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर चार्ज हुआ ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कि जो है कि अगर चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। कैन लिखा है ना तो हो सकता है ये आंसर। अगर देयर मस्ट भी लिखते तो गलत होता। मस्ट क्यों गलत है कि मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाता है। उसी हिसाब से कि मतलब कि अगर यहाँ पर देखो देयर मस्ट नहीं लिखा है ना, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करो। देयर कैन वर्ड यूज़ किया है ना, इसलिए जो है सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तुम्हारा बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय इन द एक्स वाई इन द स्पेस इज गिवन बाय 4x²। तो मतलब पोटेंशियल देखो गिवन है, इस बार पोटेंशियल जो है वेरिएबल है, देखो x के साथ चेंज कर रहा है। पोटेंशियल इस तरह से वेरिएबल दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। ये क्या है 1 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। x, y का कोऑर्डिनेट दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है माइनस ऑफ dV बाई dx, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सिर्फ x का टर्म है, अगर y का टर्म होता तब माइनस ऑफ dV बाई dy माइनस ऑफ dV बाई dz सब कर दे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे कि यहाँ पे अगर x y z वाले तीनों टर्म होते ना, तो हम अगर विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दे तो y और z हमारे कांस्टेंट होते। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ x का टर्म है तो वो सब बात छोड़ दो, खाली x का टर्म है ना, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब माइनस ऑफ 8x। ये माइनस यहाँ पे कंपलसरी आता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आता है। तुम्हारा आंसर क्या है -8x। हमको पूछा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 1 मीटर
तो यहाँ पर डालेंगे हम 1, तो हमारा आंसर आ रहा है -8। तो ऑप्शन में देखो कहाँ -8 आ रहा है। -8 मतलब क्या है कि अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है -del-V/del-x होता है। यहाँ पर माइनस अगर टर्म भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको करते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लो। लिखा है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी आर चार्ज साइमल्टेनियसली विद द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, अज्यूमिंग द ड्रॉप टू बी स्फेरिकल, इफ ऑल द चार्जेस आर मेड टू बी कंबाइंड टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप देन द पोटेंशियल विल बी। मतलब हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप है मर्क्यूरी के, टोटल हमारे पास इस तरह से 27 ड्रॉप्स हैं और सबको चार्ज कर दिया गया है सेम पोटेंशियल से जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। मतलब इनिशियल पोटेंशियल जो हमको दिया गया है वो 10 वोल्ट दिया गया है। और अज्यूमिंग द ड्रॉप टू बी स्फेरिकल, बाद में क्या किया, इस सारे ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ा इस तरह से स्फेरिकल ड्रॉप बना दिया। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन में हमको पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आप एक फॉर्मूला सिर्फ नोट करके रखो। देखो एक फॉर्मूला क्या होगा, इसका पोटेंशियल मान लो V है, मान लो इसका पोटेंशियल V है और फाइनल पोटेंशियल जो है V डैश है। इसका फॉर्मूला होता है V डैश इक्वल टू n⁻2/3 टाइम्स ऑफ V। ये मेरा फॉर्मूला होता है, वेयर V डैश इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप और n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल 27 ड्रॉप थे, यहाँ पे n की वैल्यू 27 होगी और v इज द पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। ठीक है, आप सिर्फ इसको एक फॉर्मूला याद रखो, हमेशा ये फॉर्मूला होता है v डैश इक्वल टू n⁻2/3 टाइम्स ऑफ v। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। देखो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी n⁻2/3, n की वैल्यू 27, तो 27⁻2/3 टाइम्स ऑफ v। v कितना है मेरे पास 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 27 को क्या लिखेंगे, देखो 3 का क्यूब लिखेंगे तो ⁻2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल इंटू 10, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 10 हो गया 90 वोल्ट। तो हमारा इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा ना वो 90 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये कैसे आता है, अगर किसी को जानने की उत्सुकता है तो मैं यहाँ पे 2 मिनट में बता देता हूँ। वैसे तो आप फॉर्मूला नोट करो, आपको जानने की जरूरत नहीं है कैसे आएगा, बिकॉज वो सब डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन तो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है ये। देखो इसमें हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो वॉल्यूम कंजर्वेशन और एक तो चार्ज कंजर्वेशन। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो ड्रॉप्स है उसको हमने बना के बड़ा ड्रॉप बना दिया है, तो टोटल वॉल्यूम सेम ही रहेगा। समझ लो जैसे मिट्टी के 20 टुकड़े हैं उसको हमने जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे पहला हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन में इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है देखो यहाँ पर मैं n लेके चलता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा n में नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को मैंने n लिया है, n इंटू 4/3 टाइम्स ऑफ, और इसके छोटे वाले को मैं रेडियस स्मॉल r लेता हूँ। ठीक है, और बड़े वाले का रेडियस मैं कैपिटल R लेता हूँ। तो n इंटू 4/3 टाइम्स ऑफ ओके n इंटू 4/3 टाइम्स ऑफ पाई r क्यूब, और फाइनल पोटेंशियल क्या, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ पाई r क्यूब, क्योंकि इतने ही हमको ड्रॉप को हमने बड़ा वॉल्यूम बना दिया है। देखो 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है वो n⁻1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r आ रही है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन हम करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे, पहला पोटेंशियल कितना है, पहले का पोटेंशियल है v, हमको मान लो पहला पोटेंशियल v है, बाद में पोटेंशियल हो गया v डैश। तो पहले हम v इक्वल टू लिखेंगे हम k/r। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, और टोटल कितने यहाँ पर 27 ड्रॉप है, तो यहाँ पर 27v इक्वल टू k/r होगा। 27v यहाँ पर लिखूंगा n इंटू v। ठीक है, 27 को मैंने n लिखा,
तो यहाँ पे हो जाएगा NV/R/K इक्वल टू हो रहा है Q। और ध्यान दोगे तो जितना पहले चार्ज था उतना बाद में चार्ज होगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो फाइनल चार्ज क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनली चार्ज क्या होगा, तो फाइनली V डैश हो जाएगा KQ/R। यहाँ पे एक ही स्पीयर है ना, तो यहाँ पे N नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा V डैश इंटू R/K। अब इन दोनों को पुट करके हम कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन कर देंगे तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा NV/R/K। देखो दोनों चार्ज की वैल्यू है तो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा V डैश, अच्छा ये वाला स्मॉल r है तो यहाँ पे स्मॉल r लिख देता हूँ, इंटू हो जाएगा कैपिटल R/K। तो R से R कैंसिल, तो देखो क्या बच रहा है ध्यान से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, R की जगह पर n⁻⁴ टाइम्स ऑफ R रखता हूँ, तो हो जाएगा N इंटू V इंटू R इंटू V डैश इक्वल टू हो जाएगा n⁻⁴ टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो रही है देखो ध्यान से, मैं V डैश को लिखता हूँ, ये n नीचे आ जाएगा तो 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, तो V इंटू n⁻²/3 यही होगा ना, देखो ध्यान से n/3 नीचे आएगा, देखो n/n⁻⁴ होगा तो ऊपर हो जाएगा तो 1 - 1/3 तो हो जाएगा n⁻²/3। तो इस तरह से यहाँ पे आया है देखो V इंटू n⁻²/3। तो यहाँ पे इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन आप सिर्फ उसको याद रख लो, कोई जरूरत नहीं इसकी डेरिवेशन की, ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, ओके। तो ये सब उसके लिए मतलब जिसको जानना होता है मतलब ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, बिकॉज इसका डेरिवेशन जनरली कहीं दिया नहीं होता जनरली, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ओके। तो देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो मतलब समझो अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए ना कि स्मॉल चार्ज को मतलब स्मॉल ड्रॉप्स को बना दिया बड़ा ड्रॉप्स, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करना कि जो V डैश होगा वो हो जाएगा n⁻² टाइम्स ऑफ V। ये फॉर्मूला यूज़ करो, सीधा आंसर निकालो। V डैश फाइनल पोटेंशियल, V इनिशियल पोजीशन, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 3 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से फिगर दिया गया है, यहां से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल वाला है, इसको तो आपको पता ही होगा किस तरह से किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम जो है नॉर्मल कैपेसिटर को इस तरह से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम। जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल A है तो यहाँ के पूरे वायर में यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा A। मान लो यहाँ का पोटेंशियल B है तो यहाँ पे पूरे वायर में यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा B। तो इसके यहाँ पे टोटल कितने A वेरिएबल्स हैं, A और B हैं, तो यहाँ पर मैं A और B लिखता हूँ। इसको इस तरह सॉल्व किया जाता है ना। तो देखो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से देखो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है। तो इसको यहाँ पे इस तरह सॉल्व किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल कैपेसिटर होता है उसके बीच में हम कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं। कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से होता है कि पोटेंशियल सेम हो जाता है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, उसी हिसाब से यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। ध्यान रखना बीच में अगर यहाँ कहीं कैपेसिटर होता है ना तब ऐसा नहीं कर सकते थे आप। यहाँ पे देखो टोटल कंडक्टिंग वायर है, तभी हमने इसे डायरेक्टली किया है। तो जो है क्या हो जाएगा, देखो ये तीन जो है आपस में पैरेलल में हो गए, सबकी वैल्यू मान लो C C C है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 3C। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप उसको पॉज करके ट्राई कर लो। ऐसे बेसिक सी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस खाली इसको आपको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना होता है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन अच्छा आया है थोड़ा सा, एक काम करते हैं उसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। हाँ, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज +Q एंड -Q फेस ईच अदर एट अ डिस्टेंस बिटवीन। देखो यहाँ पे इस तरह से मेटल प्लेट्स हैं,
एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। ईच अदर द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम। देखो मान लो इस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर प्लेट्स होते हैं तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट्स के बीच में होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम में डाल दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज द क्या होते हैं, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। यहाँ पे तो ध्यान से देखोगे ये जो के होता है ना, के इज, ध्यान से देखो, के इज मैक्सिमम फॉर एयर, नहीं के इज, सॉरी यहाँ पे लिखो के इज मिनिमम फॉर एयर। तो जो के की वैल्यू है मिनिमम है यहाँ पर, मतलब अभी जो मतलब मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी 1 होती है। यहाँ पे के की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे किसी दूसरे मीडियम को डालेंगे तो किसी भी दूसरे मीडियम का, हमेशा जान लो कि एयर का सबसे कम होता है, तो किसी भी दूसरे मीडियम में डालेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। किसी भी मीडियम का जो के होता है वो एयर से ज़्यादा होता है, एयर का जो होता है वो 1 होता है। अगर मेटल कंडक्टर होता है के की वैल्यू होती है 0 लेते हैं हम। लेकिन अगर जो है यहाँ पे के, यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे मिनिमम फॉर एयर है और के इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज करेगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी यहाँ पे, डिक्रीज। के इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। किसी भी मीडियम का के जो होता है वो एयर से ज़्यादा होता है, जहाँ पे के बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज कर गया। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसी क्वेश्चन के रिलेटेड देखो एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, हमको बीच में 2 प्लेट डाल दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, इसके बीच में 2 प्लेट डाल दिया गया है। एक प्लेट है K1, एक यहाँ पे K2, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन दिखाना है हमको ग्राफ के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पॉइंट पे चेंज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, फिर कुछ कम होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस d, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पर मीडियम क्या है, यहाँ पर मीडियम है K1। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि K1 इज लेस देन K2। यहाँ पे बोला गया है कि K1 इज लेस देन K2। इसका मतलब क्या है कि K2 इज ग्रेटर देन K1। मतलब ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि इसका K2 का वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि K2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, है ना। K2 वैल्यू अगर बड़ा है, यहाँ पर K2 वैल्यू बड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ K1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ K2। क्योंकि K2 बड़ा है ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और कम आएगी बिकॉज डिनोमिनेटर में है। और दूसरी बात, एयर को तो सबसे ज़्यादा आएगा ना, बिकॉज एयर का तो ये K सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ K1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ K2। मतलब एयर के केस में समझ लो कि मान लो इस तरह इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद K1 में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एयर आ गया तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक मान लो K1 गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से एयर आ गया तो फिर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है, जितनी तो पहले थी। उसके बाद फिर से K2 आ गया, लेकिन K2 की वैल्यू देखो और कम होगी, तो यहाँ पर जो है लाइन और नीचे तक जाएगी, थोड़ी इससे कंपेरेटिवली नीचे तक जाएगी। उसके बाद फिर से एयर आ गया तो जो है इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन में देखो, पहली बात ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में सब में इंक्रीजिंग कर दिया है, तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दिया है। दूसरा ऑप्शन में एक में इंक्रीज कर दिया है तो वो भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या किया है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारे ग्राफ को मैच कर रहा है। चौथे ऑप्शन में क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होगी जब यहाँ पे हम किसी को मेटल कंडक्टर ले लेंगे, ठीक है, मेटल ले लेंगे जिसकी के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। मेटल कंडक्टर ले लेंगे जिसमें के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट,
तब जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेटल याद रखना, मेटल के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो अगर मेटल वाला केस होगा ना तब हमारा डी वाला ग्राफ आएगा, लेकिन नॉर्मल केस के अंदर हमारा जो ग्राफ आएगा वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, इसको रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज सी क्यू एरिया ए। ठीक है, फोर्स पूछा गया है, हमारे पास इस तरह से दो प्लेट हैं, इनके बीच में फोर्स, तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। नहीं पता हो तो नोट कर लो, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब पूछा गया है फोर्स में कि इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के तो प्रोपोर्शनल है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। बताओ इसमें कहीं भी डिस्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है, जो है फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब प्लेट के बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो लेकिन फोर्स जो रहेगा वो सेम रहेगा। देखो फोर्स जो है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से लिखते हैं कि σ²/ε0 2 ε0, इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं ना। उसके बाद सिग्मा को हम लिखते हैं Q/A। उसके बाद यहाँ पर पुट करते हैं तो हो जाता है Q²/A² इंटू 2 ε0, ऐसे पुट करके हमारा जो है आंसर आता है। ठीक है, ओके, तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको पॉज करके आप ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस Q इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ स्टेबल, हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसके अंदर डाइपोल रखा गया है और बोला गया है कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है देखो P×E, तो P sin थीटा लिख सकता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क 0 होने के लिए थीटा = 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या तो बोला गया है कि क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला यूज क्या हो गया, -P cos थीटा, तो cos 0 हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है, तो U = आता है -P, ये हो जाता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में क्या होता है, डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब यहाँ पे -Q चार्ज होगा, यहाँ पे जो होगा +Q चार्ज होगा, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होगा, ये P का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों जो है डायरेक्शन सेम होगा। ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखा ही है -P × E, है ना, यही होगा। तो -P, P क्या होता है, P होता है Q × L, तो यहाँ पे Q × L × E लिख दो, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये इसके बीच में डिस्टेंस मान लो L है, तो Q × L होगा × E, तो हमारा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा था ना, अनस्टेबल होता तो यहाँ पे +P वाला होता। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो उसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पहला ऑप्शन, इट इज़ अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो हाँ, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो कांस्टेंट होता है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यार यही तो गलत कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों को बोलना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हाँ, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। हाँ, तो वो भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है पोटेंशियल डिक्रीज करता है, बात सही है। दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर
फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होता है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो ये बात भी हमारी सही है। हमारी जो मतलब सी ऑप्शन है वही गलत है, सॉरी बी ऑप्शन, जिसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, तो वही ऑप्शन गलत है, बाकी सब ऑप्शन जो है उसमें से करेक्ट है। ओके, तो उसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या बोला गया है, इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम दिया गया है, बताए किसी स्पेस है जिसके अंदर वॉल्यूम दिया गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो कोई एक स्पेस है जिसको कुछ वॉल्यूम दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है थ्रू आउट, मतलब हर जगह हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/dr। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी सब तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हमको पता है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ∂V/∂r। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ शॉर्ट डाइपोल इज ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमको डाइपोल मोमेंट दिया है P की वैल्यू। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P, उसकी वैल्यू क्या दी गई है हमको, 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड एट लाइन मेकिंग 60 डिग्री फ्रॉम द डाइपोल। मतलब इस तरह से हमारे पास डाइपोल हो, -q और ये +q, तो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है P। इससे जो है एक पॉइंट जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट P पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो पॉइंट P पर अगर मतलब किसी एंगल पर हो तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, V = होता है KP cos θ अपॉन r², वेयर दिस इज द r। ठीक है, यहाँ पे देखो रैंडम एंगल दिया है r डिस्टेंस, तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला होता है। मतलब इसके लिए मतलब अगर एक्सियल पॉइंट पे हो इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KP अपॉन r², और इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे cos 90 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो KP अपॉन r² होता है। लेकिन किसी रैंडम पे KP cos θ अपॉन r², ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो K की वैल्यू दी गई है 9 × 10⁹, और किसकी वैल्यू दी है बाद में, इसकी डाइपोल की वैल्यू क्या दी है, 16 × 10⁻⁹। उसके बाद क्या दिया गया, cos 60 हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अपॉन r²। कितना दिया गया है, r हमको दिया गया है 0.6 मीटर, तो स्क्वायर है तो 0.6 × 0.6। तो यहाँ पे देखो इसको क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है उसको चलो कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये 0.3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 0.3 कैंसिल, और यहाँ पे नीचे बचेगा 10⁻²। ठीक है, मैं 3 × 10⁻² और 9 कैंसिल कर दिया मैं, तो नीचे 10⁻² बचा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है ऊपर देखोगे तो ऊपर बच रहा है 2 × 10⁻⁹ और +2 इसका। ओके, और कुछ तो नहीं बचा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ रहा है, और कुछ तो नहीं गया ना हमारा, -9 कूलम 0.6 मीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री कूलम मीटर। ओके, 6 मीटर, तो 16 × 10, हाँ ये -9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे -2 है तो ऊपर +2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, जो कि है 200 वोल्ट। तो इस तरह कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसको आप कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
इस चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, हॉलो पहली बात, इस तरह से हॉलो मेटल स्फीयर है जिसको चार्ज कर दिया है, जिसके सरफेस पर पोटेंशियल है 80 वोल्ट। ओके, द पोटेंशियल ऑन द सेंटर इज, हमको पता है यहाँ पे कि स्फीयर हॉलो स्फीयर की इसमें सेंटर और ये सरफेस है, तो पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सेंटर। यहाँ पर हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है यहाँ पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अंदर, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अगर सरफेस पर 80 है तो यहाँ पर सेंटर पर भी कितना होगा 80। नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। हॉलो स्फीयर दिया गया है तो उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सरफेस पर दिया 80, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, जो कि है 80 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। आप याद रख लो कि सेंटर पर और सरफेस पर जो है पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल, यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A moving positive charge approaches a negative charge, what will happen to the potential energy? हमको पता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव चार्ज तक होती हैं। तो इस तरह से आपको सोचना होता है कि क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या होगा, हमको पता है। यहाँ पर हमको क्या पता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो ध्यान से देखो कि चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बहुत ही 5 स्टार लाइन है, इसको आप याद रख लो हमेशा, इसके ऊपर से आपके आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज भी यहाँ पर इस तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब क्या है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा डिक्रीजेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इस तरह से हमको कैपेसिटर दिए गए हैं, ध्यान से देखो। इस तरह से दिया गया है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है d है, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है 2d दिया गया है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है 2d दिया गया है। जल्दी जल्दी में ये 2d को d मत कर देना, ठीक है। और ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। तो इस तरह से कॉमन पोटेंशियल वाले क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखोगे तो यहाँ से जो इसका जो पोटेंशियल होता है ना, पूरे वायर पर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए पोटेंशियल और यहाँ पर भी ए पोटेंशियल। इस हिसाब से यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी पोटेंशियल होगा, यहाँ पर बी पोटेंशियल होगा। उसके बाद करना क्या होता है आपको, ए टोटल हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो ए और बी को लिख दो। देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में एक प्लेट है जो कि डिस्टेंस 2d पर है, तो ए और बी के बीच में एक प्लेट है। ठीक है, उसके बाद बी और ए और बी के बीच में फिर से एक और प्लेट है, उसके बाद ए और बी के बीच में एक और प्लेट है। तीनों प्लेट पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक प्लेट का डिस्टेंस d है, अब बाकी का 2d है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कैपेसिटेंस लिखेंगे टोटल C इक्विवेलेंट। तो पहला क्या लिखूंगा मैं, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस, पहली बात तो दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 2d प्लस A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। यहाँ पर ये 2d का ध्यान रखना था आपको। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 2A एप्सिलॉन नॉट बाई
डी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन में है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए ना तो यहाँ का पोटेंशियल जो है, सारे का पोटेंशियल यहाँ पर जितने वायर होंगे उसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल। उसके बाद देख लो ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बना दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी ये सब गुजकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग अभी जो 2-3 क्वेश्चन किया हमने वो गुजकेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल पोटेंशियल क्या होगा बताओ। ये पर डाइपोल है, आपको पता है कि जो एक्सियल पॉइंट होता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट जो कि होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल 0 क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर हर पॉइंट पर जो है ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस बनता है। यहाँ पर और यहाँ पर का पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये पॉजिटिव का इफेक्ट और नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। फॉर्मूला से भी देख सकते हो आप, ये जनरल का फॉर्मूला है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके लिए थीटा 90 है तो ये 0 हो गया। एक्सियल के लिए के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑन द एक्सिस v इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सिस पर v नॉट इक्वल टू 0 है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इक्वेटर पर पोटेंशियल जो है 0 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। याद रखना कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, और रैंडम एंगल पर v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिवेलिंग इन एक्स डायरेक्शन। हमको दिया गया इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू एन आर आर, पी का पॉइंट है 0,0, क्यू का पॉइंट है 2,0, 2,0। तो यहाँ पर 2,0 पी का पॉइंट क्यू का पॉइंट है, और आर का पॉइंट है 0,2, आर जो है 0,2 पर है। ओके, तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से एक्स के डायरेक्शन में है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये पोटेंशियल ऑफ पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पोटेंशियल ऑफ पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ क्यू होगा, ये हमको पता है ना, क्योंकि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो क्यू पर पोटेंशियल कम होगा। अब लेकिन पी और आर में देखो, और पी और आर जो है ना, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट आर। तो ये दो चीज़ कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, पोटेंशियल एट पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट क्यू, तो बी ऑप्शन में है, और पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट आर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से फास्ट में जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी करते रहो, पॉज करके हो सके तो ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा सी का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सी इक्वल टू होगा क्यू बाई वी, और वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमको पता है कि वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात हम इसको पुट करेंगे तो चार्ज, तो सी इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, चार्ज का होता है ए इंटू टी, ये तो हमको पता है। वी का यहाँ से निकाल लेते हैं, वी क्या हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन होता है एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज होता है ए टी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, और चार्ज का ए इंटू टी। ओके, तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन ए टी, तो हो रहा है मेरा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो मेरा आंसर आएगा एम माइनस वन
L माइनस टू टी रेस टू 4 ए रेस टू 2, टी रेस टू 4 ए रेस टू 2, टी रेस टू 4 आ रहा है ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा है एम एल टू टी माइनस टू, वर्क डन बाई क्यू नॉट, एम एल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, हाँ ठीक है, ए इंटू टी। अच्छा तो यहाँ पर ए इंटू टी हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, एम माइनस वन एल माइनस टू टी रेस टू 4 ए रेस टू स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन में आई थिंक सो मिस्टेक कर दिए है, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन होगा ना ये करेक्ट होगा एक्चुअली, इसको आप नोट कर लो, बिकॉज इसमें जो है ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। क्यू बाई वी लिखा हमने, तो वी को हमने वर्क डन बाई क्यू नॉट लिखा, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमने पुट किया तो हमारा ये आंसर आ गया है। तो ये होता है कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। लो, पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब फोर्स जो होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोला है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू इन्फिनिटी टू पॉइंट होता है। तो बी ऑप्शन जो है गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, गलत है। पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, वो भी गलत है। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन क्यू नॉट होता है, इज द वर्क अपॉन क्यू नॉट। बोल रहे हैं प्रोडक्ट है दोनों का, तो वो गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन द रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई, हमको पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी है? देखो पहले पोटेंशियल की वैल्यू दी है 6x माइनस ऑफ 8xy माइनस ऑफ 8y और प्लस 6yz। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? बिकॉज इसके अंदर पोटेंशियल जो है x, y और z तीनों के टर्म में दिया गया है। तो इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ना, हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर होता है। मतलब यहाँ पे x, y, z है ना, तो हमको तीनों के तीन, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। और हमको इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो हम लास्ट में जो है Q इंटू ई कर देंगे। जो Q का वैल्यू है इसके अंदर 2 कॉलम दिया गया है और पॉइंट तो हमको दिया गया है 1,1,1। इस पॉइंट पर हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं डेल वी बाई डेल एक्स करता हूँ। तो देखो मैं डेल वी बाई डेल एक्स अगर फाइंड करूँ उसकी वैल्यू क्या आ रही है? डेल वी बाई डेल एक्स मतलब क्या होता है कि हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो उसको मतलब क्या हो गया कि वाई और जेड जो है कांस्टेंट रहेंगे। इस तरह से याद रखना है आपको। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो वाई और जेड कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई और जेड कांस्टेंट हो गए। तो 6x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6 और y तो कांस्टेंट है तो माइनस 8y कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 तो 8y। ये तो पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, वो हो गया 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। उसके बाद डेल वी बाई डेल वाई, ओके। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट, तो x और z अगर कांस्टेंट लेता हूं तो ये तो कांस्टेंट इसका 0 हो गया। इसमें देखो, इसमें x कांस्टेंट तो हो जाएगा माइनस ऑफ 8x, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और x और z कांस्टेंट है ना, तो 8y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस हो जाएगा 6z, ये आ रहा है। और फिर डेल वी बाई डेल z क्या होगा जिसमें x और y कांस्टेंट होंगे,
तो उसका क्या आएगा, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ये 0 ये 0 ये 0, बचेगा सी बी वाला, जो कि हो जाएगा 6y। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो डेल वी बाई डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है 6 माइनस 8y, और यहाँ पर पॉइंट क्या है 1,1,1, तो पॉइंट भी पुट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 8 जो कि हो जाएगा -2, तो यहाँ पर आ रहा है -2y कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई करता हूँ, देखो इसमें वैल्यू पुट करो, -8 -16 प्लस 6 हो जाएगा -10। ओके, तो ये आ रहा है -10 जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड, यहाँ पर 6 y की वैल्यू हो 1 तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 के कैप। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, तो आया 2y कैप प्लस 10 जे कैप -6 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बाद में 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लूँगा तो हो जाएगा अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 34 प्लस 1 35, ठीक है, तो 2√35 आ रहा है इसका। लेकिन हमको फोर्स पूछा है, तो फोर्स होता है Q इंटू ई, तो Q क्या है, चार्ज 2 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2√35, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√35। इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4√35। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप देख लो मैंने किस तरह सॉल्व किया, नहीं समझ पड़ा तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो। ओके, तो इसको रफ करता हूँ। अब करते हैं आज का हम जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन को देखो किस तरह से पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना इसमें से कौन से करेक्ट होंगे। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात भी सही है। मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो पोटेंशियल वाले भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तीसरा क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। टेंजेंट में नहीं होते, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होता है, ऐसा नहीं है, इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए और बी, मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल वाले में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर होता है, उसको हम चार्ज करके V1 पोटेंशियल पे चार्ज कर देते हैं। ठीक है, C1 कैपेसिटर, और यहाँ पर C2 कैपेसिटर होता है जिसको हम V2 पोटेंशियल से चार्ज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं पैरेलली। ठीक है, तो पूछते हैं इसमें से लास्ट में कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। इसका जो पोटेंशियल आएगा, दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम होगा, फाइनल V फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या आता है, देखो इस तरह से क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना C का, फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लो, होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक्चुअली मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस लिखा है। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, है ना, Q इक्वल टू CV होता है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला डायरेक्टली नोट कर लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कॉमन पोटेंशियल पूछें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 10 पिकोफैराड और 20, ये है 10 और ये है 20, और पोटेंशियल कितना दिया गया है 200 और 100, ये 200 ये 100। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 100 अपॉन C1 प्लस C2, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, और पिको फैराड वो कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 200 प्लस 200 400/3। इसका आंसर कुछ हो जाएगा 1.33 मतलब 133.3 इसका आंसर आएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 133.3 वोल्ट मीन्स हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये हमारा था चैप्टर नंबर 2 का MCQ, जो कि इंपॉर्टेंट MCQ थे हमने किए। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर दें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।